हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त मज़े में। मैं मोहित कुमार स्वागत करता हूं आपका डेली क्विज प्रैक्टिस मैराथन के अंदर, जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट थ्योरी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो पहला क्वेश्चन ये है कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोधकता होती है वो किस पे डिपेंड करती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रो, ये रो की बात कर रहा है। तो सर जो रो होता है वो शेप साइज तो डिपेंड करता नहीं है, मतलब कि तार की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, उससे इस पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। सर यहाँ पर जो रो होता है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो सर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एक तो ये तार की जो भी आपके पास कंडक्टर होगा ये उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। क्या किस किस पे डिपेंड करता है, याद रखना, मटेरियल पे डिपेंड करता है, तार का पदार्थ क्या है, अगर मटेरियल चेंज होगा तो रो चेंज होगा। और दूसरा जो होता है वो टेम्परेचर क्या है। दूसरा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, रो होता है, प्रतिरोधकता जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये पहला ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जो ओम्स लॉ को ओबे करता है। अब बेसिक सी बात है यार, ओम्स लॉ क्या बोलता है? वी प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब वी और आई में जो ग्राफ आना चाहिए वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। वी और आई में ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। और वो भी कैसा? पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से जा रहा हो। देखो सर, ये ग्राफ और ये ग्राफ तीनों ओरिजिन से जा रहे हैं, लेकिन साहब ये जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं, मतलब ये नहीं हो सकता। ये ओरिजिन से जा नहीं रहा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। ये जिगजैग वाला बना रखा है तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा जो पहला इसमें आंसर है। तो याद रखना, वी और आई में जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा इसने, इन्होंने बोला है कि आप क्वेश्चन को पोज करके, आप वीडियो को पोज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और फिर उसका आंसर अपने से निकाल सकते हैं, फिर डिस्कशन को देख सकते हैं। देखिए, एक तार बोला है 20 सेंटीमीटर लंबा तार है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। इफ इट इज स्ट्रेस्ड अप टू 40 सेंटीमीटर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल नाउ बी। मतलब एक तार था आपके पास, उस तार की जो लेंथ थी वो लेंथ थी 20 सेंटीमीटर और उसका जो रेजिस्टेंस था वो था 5 ओम। अब मैंने उस तार को जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर कर दी। सिंपल सी बात है, मैंने उसकी लेंथ जो है वो डबल कर दी। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? नया रेजिस्टेंस इसने पूछा है कि भाई साहब अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम तार को खींचते हैं, स्ट्रेस करते हैं, तो वहाँ पर जो फॉर्मूले लगते हैं वो फॉर्मूले आप याद रखना। आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर 4 प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर की पावर 4 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी की पावर 4। यहाँ डी डायमीटर है और आर रेडियस है। तो जब हमें तार को खींच वगैरह रहा हो, मतलब या तो तार को कंप्रेस कर रहा हो या तार को खींच रहा हो, तो जो फॉर्मूले लगते हैं वो ये वाले फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं। वो वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब ये क्वेश्चन में ये बोले कि लेंथ को डबल कर दिया, 4 गुना कर दिया, 6 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया, तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है वो बोला है स्ट्रेस कर दिया, खींच दिया तार को। तो खींच के जब लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो हमें ये वाले फॉर्मूला लगाने हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर लेंथ को आप डबल करोगे तो डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। ये देखो ना, यहाँ पर लेंथ को अगर डबल करोगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। मतलब पहले अगर 5 ओम था तो अब कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया है कि 4 सेम लेंथ के वायर हैं, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं ढंग से। 4 सेम लेंथ के वायर हैं, सबका 10 ओम रेजिस्टेंस है और उनको इन्होंने एक स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो ये 4 रेजिस्टेंस मैंने लगाए यहाँ पर, सबका जो रेजिस्टेंस है वो है 10, 10, 10 और 10। और ए और बी के बीच में मुझसे रेजिस्टेंस पूछा गया है। सर जिन पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस पूछते हैं मैं उनको बाद में सोल्व करता हूँ। तो ऊपर के जो तीनों रेजिस्टेंस है 10, 10, 10 के, ये आपके पास सीरीज़ में आ जाएंगे। तो इनका हो गया 30 ओम, और फिर 30 ओम और 10 ओम पैरेलल में आ जाएंगे। और 30 ओम और 10 ओम का पैरेलल जो निकलेगा वो निकलेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब 30 इंटू 10 अपॉन 30 प्लस 10। तो ये बन जाएगा 300/40, तो आंसर आएगा 30/4। 30/4 का मतलब हुआ 7.5 ओम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया 4th नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक होलो सिलेंडर है, एक होलो सिलेंड्रिकल वायर है। देखो जब भी होलो सिलेंड्रिकल वायर की बात आए तो इसका रेजिस्टेंस तुमसे पूछा गया है। होलो सिलेंड्रिकल वायर में बीच में से तो ये खाली है, तो बीच में तो करंट जाएगी नहीं। कहाँ से जाएगी? ऑब्वियसली ये जो सेक्शन है, जो भरा हुआ सेक्शन है, उसमें से ही करंट जाएगी। तो सर होलो सेक्शन में तो करंट जा नहीं सकती। तो सर अब देखो, अगर मान लो अंदर वाले की रेडियस अगर R1 है, बाहर वाले की रेडियस अगर R2 है, तो करंट जिस एरिया में से जा रही है वो एरिया है पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो ये वाला एरिया मुझे लेना है, मतलब इसी एरिया में से करंट जा रही है। ऑब्वियसली अगर मैं इसको ऐसे बना के दिखाना चाहूँ, तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाना चाहूँ तो ये ऐसा दिखेगा आपको कि ये अंदर वाली रेडियस है R1, बाहर वाली रेडियस है R2। तो इस वाले एरिया में से करंट जा रही है, पूरे में से करंट नहीं जा रही है। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। सर यहाँ पर रो होता है रेजिस्टिविटी, एल होता है लेंथ, और ए होता है वो एरिया जो करंट के परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, करंट जिसमें से पास हो रही है। तो यहाँ पर करंट जो पास हो रही है वो हो रही है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर में से। जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। देखो रो की वैल्यू उसमें दे रखी है 2.35 इंटू 10⁻⁻⁻⁷
लेंथ इसने दे दी है 1 मीटर। क्वेश्चन के अंदर R2 और R1 भी आपको दे रखा है, तो 3.14 एरिया लिखेंगे ना नीचे, तो पाई R2 का स्क्वायर मतलब 2 mm का स्क्वायर, mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर माइनस 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो सर ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर मेरे पास आएगा 2.49 × 10⁻³ ओम। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि 25 ओम का एक तार था, 25 ओम के रेजिस्टेंस का एक वायर था, उसकी रेजिस्टेंस था 25 ओम। मैंने उसको स्ट्रेस कर दिया, उसकी जो लेंथ है वो 4 टाइम्स कर दी, मतलब जो पहले जो लेंथ L थी अब मैंने उसको 4 टाइम्स कर दी। ऑब्वियसली हमें पता है अगर खींच के तार को लंबा किया है तो R प्रोपोर्शनल टू L² होता है। तो सर यहाँ पर जो नया रेजिस्टेंस आएगा R डैश वो 16 टाइम्स हो चुका होगा पुराने रेजिस्टेंस का, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल में नहीं है, उसके स्क्वायर के, उसके वर्ग के प्रोपोर्शनल में है। तो R डैश की वैल्यू आ जाएगी 16R। इसका मतलब हो गया पहले के रेजिस्टेंस को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये बन जाएगा 16 × 25 कितना हो गया सर, ये हो गया 400 ओम। तो लो इसका आंसर भी हमारे पास आ गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन इसने दे रखा है, इसने बोला है कि 1 मीटर लंबे और 1 mm तार वाला एक तार है, एक तांबे का तार है। आपके पास 2 तार हैं, एक है तांबे का, एक कॉपर का वायर है, और एक जो इसी के सीरीज़ में आगे जोड़ा है इन्होंने, ये है आयरन का वायर। तो सर देखो ये कॉपर का वायर है, ये आयरन का वायर है। अच्छा, दोनों की रजिस्टिविटी जो होगी वो अलग अलग होगी, कॉपर की कुछ अलग होती है, आयरन की कुछ अलग होती है। कॉपर की रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। बेसिकली दोनों सीरीज़ में है तो दोनों में क्या सेम रहेगी सर, दोनों में करंट सेम रहेगी। और हमसे यहाँ पर रेशियो पूछा है करंट डेंसिटीज़ का। हमको बेसिकली पता है कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है I/A। अब करंट तो सेम है, एरिया दोनों का अलग अलग है, तो सर जो करंट डेंसिटी का रेशियो आएगा J1/J2 वो आएगा A2/A1। A2 को लिख सकता हूँ πR2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये फॉर्मूला बनेगा R2/R1 का होल स्क्वायर। R2 की वैल्यू जो है वो मुझे दे रखी है 3 mm, इसकी जो रेडियस है वो है 3 mm, इसकी रेडियस है 1 mm, तो ये बन जाएगा 3 mm/1 mm। 3 mm/1 mm का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 9:1। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया सेकंड ऑप्शन 9:1, मेरे पास आंसर आ गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट बॉक्स में उसमें में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा फिजिक्स पोडियम के इस डेली डाउट सेशन में। डेली हम 10 से 12 क्वेश्चन लेंगे, उनका डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखो यहाँ पर ना एक ट्यूब दे रखी है, इस बेसिकली ये वैक्यूम ट्यूब ही होती है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स दौड़ रहे होते हैं। मेरे को ये बोला है कि प्रोटॉन्स दौड़ रहे हैं पर सेकंड इधर की तरफ। कितने प्रोटॉन्स रे भाई, 2.1 × 10⁻18 प्रोटॉन्स दौड़ रहे हैं पर सेकंड। और हमको बेसिकली एक बात पता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज दौड़ता है उधर ही क्या दौड़ती है, करंट दौड़ती है। इसका मतलब करंट इधर ही दौड़ रही होगी, इसकी वजह से करंट इधर दौड़ेगी। अगर मैं I1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो I1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी चार्ज बटे टाइम। अब टाइम तो दिया है 1 सेकंड, तो सर टाइम की वैल्यू है 1 सेकंड। चार्ज कैसे निकालेंगे, जितना भी आपके पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दे रखे हैं उनको इसे मल्टीप्लाई कर दो। अरे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बराबर होता है ना भाई, तो 2.1 × 10⁻18 इंटू इसे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही इसने ये भी बोल रखा है कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर दौड़ रहे हैं, 4.15 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जा रहे हैं इधर की तरफ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, बेसिकली करंट चलती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट और प्रोटॉन की डायरेक्शन में, तो सर करंट जाएगी इसकी वजह से इधर। अरे भाई साहब यहाँ तो I1 और I2 दोनों एक की डायरेक्शन में हो गए, तो अगर मैं टोटल करंट निकालना चाहूँ तो ये बन जाएगी I1 + I2। अब दोनों की करंट को जोड़ दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सर यहाँ पर ना देखो 2.1 × 10⁻18 प्लस 4.15 × 10⁻18 दोनों का चार्ज सेम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम अपॉन 1 सेकंड। जब मैं इसको सोल्व करूंगा आंसर आएगा, देखो 2.1 + 4.15 ये हो जाएगा 6.25 × 1.6 × 10⁻18 और 10⁻19 बन जाएगा 10⁻1। आपके पास आंसर आएगा 0.1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2। चलो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला है, देखो बेसिकली क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं। बेसिकली क्या होता है,
सबसे पहले हम कंसेप्ट जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी आपको दो तार देगा, आपको बोलेगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दो तार रखे हुए हैं, ये भी 0 डिग्री पर है, ये भी 0 डिग्री पर है, और ये दो तार हैं, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा, इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है। आपको बोला है, आपने इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, कभी तो वो आपसे इनको सीरीज में जुड़वाएगा, कभी वो आपको पैरेलल में जुड़वाएगा। तो जब आपको सीरीज में जोड़ के बोले और बोले कि बताओ मैंने इन दोनों तारों को सीरीज में जोड़ दिया, अब इनका अल्फा इक्विवेलेंट बताओ, तो याद रखना इनका अल्फा इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो बन जाएगा अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर वो आपको बोले कि मैंने इनको पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ने पर इनका जो अल्फा इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा अल्फा 1 R2 प्लस अल्फा 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। कभी तो आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा, मतलब दो तार देगा और उनको सीरीज या पैरेलल में जोड़ के उनका इक्विवेलेंट अल्फा पूछ लेगा। या फिर ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। फिर इसके आगे वो ये भी बोलेगा कि सर कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, फिर हमने बोला कि आपने दोनों तारों को जोड़कर पैरेलल में जोड़ा या सीरीज में जोड़ा, दोनों तारों को जोड़कर जो नया तार बनाया, साला वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। एक मिनट, अगर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मतलब ने क्या बना दिया, अलॉयज। अलॉयज का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब आपको एक चीज़ देखनी है यहाँ पर, अल्फा इक्विवेलेंट अगर ये बोले कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो अल्फा इक्विवेलेंट को 0 के बराबर कर देना है। अब चाहे वो सीरीज में हो चाहे वो पैरेलल में हो, तो यहाँ भी हम अल्फा इक्विवेलेंट को 0 के बराबर कर देंगे दोनों में, चाहे वो सीरीज में हो चाहे वो पैरेलल में हो। जब हम इनको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से देखो, जब अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 0 के पास R1 प्लस R2 चला जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 बराबर 0। तो ये बन जाएगा अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 बराबर माइनस R2 बटे R1। जस्ट इसका उल्टा रिजल्ट यहाँ पर आता है, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इक्वल्स टू माइनस के R1 अपॉन R2। देखो जैसे मुझे याद है वैसे डिट्टो आपको याद होना चाहिए। क्या बोलेगा क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि दो तार हैं, उनके 0 डिग्री पर है, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, दोनों का अल्फा अलग अलग है, और फिर आपसे पूछ लेगा दोनों को सीरीज में जोड़ा पैरेलल में जोड़ा, बताओ उनका अल्फा इक्विवेलेंट कितना होगा। फिर ये बोलेगा क्वेश्चन में, ये बोल सकता है कि जब आपने सीरीज में जोड़ा तो जो नया तार बना उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब आपने साला अलॉयज बना दिया और अलॉय का अल्फा होता है 0, तो ये तो सीरीज में अलॉय बनाया या पैरेलल में अलॉय बनाया, मतलब यहाँ पे अल्फा और अल्फा 2 बराबर माइनस के R2 बटे R1। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो एक लोहे के तार का प्रतिरोध क्या होना चाहिए जिसे कार्बन तंतु के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संयोजन का प्रतिरोध ताप परिवर्तन होने पर परिवर्तित ना हो। द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो सर मेरे को कार्बन का अल्फा दे दिया, Fe का अल्फा दे दिया, चलो निकाल लेते हैं। तो सर यहाँ पर मतलब अल्फा ऑफ Fe अपॉन अल्फा ऑफ कार्बन, एक मिनट है ना, R ऑफ Fe बटे R ऑफ कार्बन, उल्टा लिख सकते हैं इसको, माइनस के अल्फा ऑफ कार्बन बटे अल्फा ऑफ Fe। करो देखिए, माइनस माइनस का कार्बन का कितना है 0.0003 अपॉन 0.00, ये माइनस भी आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा 0.0052, अब 520052। रेजिस्टेंस कितना दिया है 1 कार्बन का दिया है 104, तो 104 दिया है, तो यहाँ पे 104 दिया है ना, तो काटोटी करो, पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये भी 4, ये भी हो जाएगा, तो 3/52 इक्वल्स टू RFE बटे 104, 2 बार कटेगा, 2 ऊपर जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा RFE इक्वल्स टू 6 ओम। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी स्टेप में आपको दिक्कत होती है आप वीडियो को पॉज करके आसानी से समझ सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट भी समझाया है और आंसर भी निकाल लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन का एक एटम है और उसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और वो 1 सेकेंड में जो चक्कर लगाता है वो है 6.25 × 10⁻15 रिवोल्यूशन कर रहा है। बेसिकली आपको यहाँ पे टाइम पीरियड दे दिया, फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, फ्रीक्वेंसी दी है 6.25 × 10⁻15, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 टाइम पीरियड, मतलब टाइम मिल गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर लगा रहा है। करंट पूछिए, करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, 1/T की वैल्यू दे दी,
क्यों है इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
करेंगे तो 16 इंटू 2.5 ये तो हो गया 10 इंटू 10⁻⁻⁴ है ना, -4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हो गया 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। चलिए आगे बात करते हैं। मेरे को बोल रहा है कि एक नाइक्रोम का तार है, 50 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अब और तो नहीं हो रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते ही जाना है। जब तक हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक हमको एक एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल जाती, तब तक हमें नहीं रुकना है, चाहे कितनी ही बाधाएं लाइफ में आए। हमारा जो मेन लक्ष्य है, हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। इस तार में, ये 50 सेंटीमीटर लंबा तार है, नाइक्रोम का है। इसका जो एरिया दे रखा है आपको, ये एरिया दे रखा है 1 mm²। इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। 10⁻³ होता है 1 mm में। इसको आपने 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया तो ये ठीक है, मैं इसको 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देता हूँ। अरे भाई साहब, करंट कितनी फ्लो हो रही है? I = 4 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। तो सर अगर करंट फ्लो हो रही है तो मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ। रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है V/I। बट मुझे रेजिस्टेंस नहीं पूछा, मुझे तो इसकी रजिस्टिविटी पूछा है, प्रतिरोधकता पूछा है। तो प्रतिरोधकता फॉर्मूला क्या होता है? ρ बराबर RA/L। अब R की वैल्यू है V/I, तो V/I इंटू A/L। चलिए बात करते हैं V/I। V कितना है? V है 2 वोल्ट, करंट कितनी है? 4 एम्पियर, एरिया कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन लेंथ कितनी है? लेंथ है 50 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर ना, तो कैंसिल हो गया। ये 10⁻⁻⁴ टाइम्स कटेगा और 2 कटेगा, ये 2 टाइम्स 50 और 2 100 हो गया। तो 100 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁶। तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम इंटू मीटर, ये इसकी रजिस्टिविटी है। रजिस्टिविटी का जो यूनिट होती है वो होती है ओम इंटू मीटर। रजिस्टिविटी को किसमें नापते हैं हम लोग? रजिस्टिविटी को नापते हैं ओम इंटू मीटर। अभी हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया जिसमें मैंने ये बताया था कि रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और मटेरियल पर डिपेंड करती है, ये लेंथ, रेडियस, एरिया वगैरह पर डिपेंड नहीं करती है। अच्छा एक और बात सर, देखो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन दे रखा है। आपको बोला गया है कि 2 रेजिस्टेंस है, एक का है अल्फा, एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा और एक का है बीटा। द रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन R1 R2 विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर। मतलब तुमने इन दोनों को सीरीज में जोड़ा और रेजिस्टेंस चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या? अल्फा इक्विवेलेंट 0 है और अल्फा इक्विवेलेंट 0 हो तो क्या लिखते हैं? α1/α2 = K R2/R1। चलो बात करते हैं। तो R1 R2 का रेशियो पूछा है मुझसे, तो सर R1 R2 का रेशियो पूछा है, तो α1 कितना? R2 का α1 कितना है? α1 दे रखा है α/बीटा = K R2/R1। आपके पास R1/R2 की वैल्यू आएगी, माइनस बीटा दे रखा था ना यहाँ पर, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो R1/R2 आएगा β/α। बेसिकली β/α हमारा आंसर है, फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमको ये बोला गया है कि एक बेलनाकार तार है, एक सिलेंड्रिकल वायर है, उसकी जो लेंथ है वो 100% बढ़ा दी गई है। अब 100% बढ़ा दी गई है मतलब डबल कर दी गई है। तो वैसा देखो, आपने 100% लेंथ बढ़ा दी है। हमको पता है रेडियस R प्रोपोर्शनल होता है R² के, तो R1/R2 = L1। 100% बढ़ा दी, इसका मतलब डबल कर दी। अपने लेंथ को 100% बढ़ा दिया मतलब डबल कर दिया। पहले जितनी भी थी उसका 100% बढ़ा दिया मतलब डबल कर दिया ना आपने। तो सर ये बन जाएगा L2 हो गई 2L, तो L/2L का होल स्क्वायर। तो मेरे पास R1/R2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1/4। आपसे पूछा है प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज। रेजिस्टेंस का रेशियो नहीं पूछा है, परसेंटेज चेंज पूछा है। और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ΔR/R % = R2 - R1/R1 × 100। R फाइनल माइनस R इनिशियल अपॉन R इनिशियल × 100। अब थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R2/R1 - 1। मैंने R1 को डिवाइड कर दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा R2 की वैल्यू R2/R1, R1/R2 है 1/4, तो R2/R1 हो जाएगा 4/1। तो 4/1 - 1 × 100 कितना बना? तो ये बन गया 4 - 1 3, तो ये हो जाएगा 300% इंक्रीमेंट। प्लस आया ना यहाँ पर, तो इंक्रीज हो गया भाई साहब। तो फर्स्ट वाला आंसर आ गया मेरा। अगला चेंज करते हैं। इसमें मुझे बोला गया है कि 4 डायग्राम दे रखे हैं 1 2 3 और 4, और मुझे ये पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा डायग्राम है, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है, जो कि ओम्स लॉ को प्रूव कर सकता है। बेसिकली देखो ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ ये होता है, ओम्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी कंडक्टर में, आपके पास कोई भी कंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसके सिरों पे मुझे पोटेंशियल पता होना चाहिए, उसमें जाने वाली करंट पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे
वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होनी चाहिए, या जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करोगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होना चाहिए। तो V प्रोपोर्शनल होता है I के, और मुझे ये ग्राफ में दिखना चाहिए। मैं जब ग्राफ प्लॉट करूँगा तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, मतलब अलग अलग I निकाल के अलग अलग V निकाल कर दोनों का ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। बट इसके लिए मुझे किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस V और I तो पता होना चाहिए। तो मतलब एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस V भी आना चाहिए और I भी आना चाहिए। पहली बात तो करंट नापता है एमीटर, और एमीटर को जोड़ते हैं सीरीज में। तो सर ऐसा डायग्राम देखो जहां किसी एक रेजिस्टेंस के साथ एमीटर सीरीज में जुड़ा हुआ हो। दूसरी बात, वोल्टमीटर नापता है, वोल्टेज नापता है वोल्टमीटर, मतलब ऐसा डायग्राम देखना है जहां वोल्टमीटर जुड़ा हो और किसी एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ हो। तो ये लो, यहाँ तो आपने वोल्टमीटर 3 रेजिस्टेंस के क्रॉस जोड़ रखा है। अरे 3 रेजिस्टेंस में नहीं देखना, मुझे किसी एक रेजिस्टेंस में देखना है, और यहाँ तो रियोस्टेट भी जोड़ रखा है। तो पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। थर्ड ऑप्शन देखो कि थर्ड ऑप्शन में एमीटर को जोड़ रखा है सीरीज में, और वोल्टमीटर भी तो यहाँ रेजिस्टेंस के सीरीज में आ गया। अब वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है इन्फिनिटी। अब सोच, अगर तूने इसको सीरीज में जोड़ दिया, साला ये तो करंट ही फ्लो नहीं होने देगा, और जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो मैं किसी रेजिस्टेंस में वोल्टेज कैसे नापूंगा? तो मैं ये भी नहीं नाप सकता। अच्छा यहाँ सर देखो, यहाँ वोल्टमीटर फिर से सीरीज में जोड़ दिया आपने, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हाँ यहाँ देखो, क्या एक रेजिस्टेंस आपके पास, हाँ उसके साथ सीरीज में एमीटर है, हाँ करंट नाप रहा है, क्या उन्हीं दोनों के अक्रॉस वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर है? हाँ। मतलब आप रियोस्टेट को चेंज कर करके, रियोस्टेट को बदल कर आप करंट चेंज करोगे, करंट चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा, और मैं V और I में ग्राफ बना लूँगा, तो मैं ओम्स लॉ को प्रूव कर लूँगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। तो ध्यान रखना कैसे हम इन आंसर को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपको ये जो मैंने 10-11 क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आपका जो भी डाउट होता है आप हमें, और फिजिक्स पोडियम पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो हम ऐसी डिस्कशन आगे भी करते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट ज़रूरी है, आपका सपोर्ट चाहिए। आपके सपोर्ट से मुझे और ज़्यादा वीडियो बनाने की और ज़्यादा डिस्कशन करने की प्रेरणा मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।